हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चे कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य एक ही बच्चे, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। बच्चों, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ इस चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं बच्चे। ठीक है, आप किसी भी राज्य के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो बच्चों, या फिर आप सीबीएसई दे रहे हो, ठीक है बच्चों, या फिर आप किसी भी भाषा से तैयारी कर रहे हो बच्चों, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी माध्यम हो, आप इस चैनल से बिल्कुल भी जुड़ सकते हैं बच्चे। यहाँ पे सभी तरह के सिलेबस को ध्यान में रखकर, सभी बच्चा के माध्यम को ध्यान में रखकर बच्चों यहाँ पे क्लासेस दी जाती है। तो इस चैनल से बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम, चाहे वो क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो बच्चे, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम को टफ मानते हैं, या फिर जो बच्चे बोर्ड एग्जाम को से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं बच्चे, खासकर वैसे बच्चे के लिए यह चैनल लाया गया है कि यहाँ पे बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, आसान से आसान शब्दों में समझाया जाए। तो बच्चे, आप हमें यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं बच्चे तो हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी ज़रूर फॉलो करें। तो बच्चे, बिना देर करते हुए हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी जो है क्लास 10th और 12th का सारा सिलेबस कवर करवा दिया गया है बच्चों। ठीक है, और अब आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिन बचा हुआ है। 12th का तो लगभग चल रहा है बच्चों, और 10th का अब आपका कुछ ही दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में। तो बच्चे, हम लोग काफ़ी दिनों से आरंभ है प्रचंड के नाम से बैच चला रहे हैं, जिसमें अभी तक जितना भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी प्रश्नों का श्रृंखला आपको दे रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो बिना देर करते हुए आप सभी बच्चे सेशन से जुड़ जाएं, और हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, और यह ऐसे ऐसे प्रश्न हम कई बार आपको जब चैप्टर पढ़ा है तब भी बताए हैं बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर से इसका आंसर दें बच्चों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? क्या सरकार को कहा जाती है, न्यायपालिका को, राजनीतिक दल को, या फिर संविधान को? तो बच्चे याद रखिएगा, क्या है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को बच्चों याद रखेंगे लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, तो प्राण कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है भाई, तो इसके बारे में हम आपको जब चैप्टर पढ़ाए हैं तो वहाँ विस्तार से बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है बच्चों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों याद रखेंगे, सभी पार्टियों के बारे में हम बताए हैं आपको, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो बच्चों, ये सभी पार्टी के बारे में हम आपको विस्तार से पढ़ाए हैं। क्षेत्रीय पार्टी कौन होता है, राष्ट्रीय पार्टी कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएं बच्चों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विकास या फिर स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे बच्चों, 1925 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बच्चे, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट में सही से सही आंसर अधिक से अधिक लगाएं, क्योंकि बच्चे अब आपका एग्ज़ाम का मात्र कुछ ही दिन बच गया है बच्चों, और आप भी अपने तरह से पता करें कि आप कितने सही आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो आंसर के साथ ही दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी तैयार रहें। कहा, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और ये सभी के सभी प्रश्न अभी तक हम जितना भी प्रश्न पढ़ाए हैं याद रखिएगा, या फिर आने वाले आगे भी कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हम ओपन चैलेंज सभी को करते हैं बच्चों कि आप अगर हमारे नोट से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई भी बोर्ड हो आपको पछाड़ नहीं सकता है बच्चे। याद रखेंगे, आप हमारे नोट्स पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें। ठीक है, तो यह कथन किसका है, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। क्या अरस्तू का है, अब्राहम लिंकन का है, रूसो का है, या फिर हेगल का है? तो बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बात करें। आगे है बच्चों, कह रहा है आपसे क्या कि भारत में कौन शासन प्रणाली है, कौन सा शासन प्रणाली है भारत में बच्चों? क्या अध्यक्ष व्यवस्था है, राज्यशाही व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था है, या फिर बच्चे संसदीय व्यवस्था है? इसका अगर प्रश्न का आप सही आंसर नहीं कर पाए बच्चों, तो आप समझेंगे कि आपने मेरा एक भी क्लास नहीं देखा है बच्चों। ठीक है, या
आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो 100% उम्मीद आपसे किया जा सकता है कि इसका आप सही आंसर ही किए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, संसदीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा बच्चों, भारत जो है वह क्या है, तो संसदीय व्यवस्था को अपनाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बिना देर करते हुए आगे बात करें तो कहता है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। क्या वह 16 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है या फिर 25 वर्ष है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को जान पा रहे होंगे कि भारत में जो वोट देने का अधिकार है बच्चों वह कितने वर्ष का है, तो 18 वर्ष की आयु से है। ठीक है, अगर जो बच्चे 18 वर्ष के हो गए हैं वह हो क्या है बच्चों, तो वह वोट देने के लिए क्या हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे कह रहा है बच्चों आपसे, क्या कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, क्या है, अफसरशाही है, अशिक्षा है, जातिवाद है या फिर इनमें से सभी है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है बच्चों, लोकतंत्र सफल कैसे हो पा रहा है या कैसे नहीं हो पा रहा है, इसका क्या इसमें चुनौती सामना करना पड़ रहा है। तो याद रखेंगे बच्चों, अफसरशाही जो है यह भी क्या है, एक चुनौती का कारण है, और अशिक्षा तो है ही, और जातिवाद सबसे बड़ी क्या है, अभी भारत में देखी जा रही है जातिवाद सबसे बड़ी व्यवस्था है जो लोकतंत्र को सफल होने में क्या कर रही है, रोक रही है। बच्चे इस चीज़ को आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे कह रहा है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो याद रखेंगे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं, इसकी घोषणा कब हुई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों आप सभी बच्चे के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1975, जिसमें उस समय क्या था, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। याद रखेंगे बच्चे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी समय क्या हुआ था, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण है वह कहाँ करना चाहिए। सी ठीक है, सागर तट के निकट करना चाहिए, सागर तट से दूर, या फिर मैंग्रोव वन में, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, आप सभी बच्चे इसका सही आंसर कमेंट में हमें दे। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सागर तट से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए बच्चे, क्योंकि कभी भी सुनामी आती है बच्चों तो याद रखेंगे सागर तट के लगभग जितने भी क्षेत्र होते हैं बच्चों वो सभी क्षेत्रों को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसलिए क्या होना चाहिए, सागर तट से दूर होना चाहिए। आप सभी बच्चे देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, तो अगर किसी सागर तट के आसपास के क्षेत्र में या फिर किसी सागर तट से सुनामी उत्पन्न होने वाली रहती है तो उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वह क्या करते हैं, वहां से सभी लोगों को खाली करवाया जाता है। इस चीज़ को आपने नोटिस किया होगा। चलिए आगे बात किया जाए, कहता है बच्चों इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, इटली का एकीकरण हम बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाएं बच्चों, आप लोग हिस्ट्री के देख सकते हैं जाकर चैप्टर में। ठीक है, तो बताइए बच्चे इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने अपना योगदान दिया है। तो याद रखेंगे मेजीनी है, गेरिबाल्डी है, काउंट काबुल है, इनमें से सभी। तो बच्चों इसके बारे में हम आपको बता दें, मेजीनी जो है यह भी इटली के एकीकरण के महत्वपूर्ण अंग है, और गेरिबाल्डी भी हैं और काउंट काबुल भी हैं। इसका सही आंसर इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। आगे है आपका ऑप्शन क्या है, प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने, भारत के 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपके सामने, कहीं ना कहीं इस प्रश्न को आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, और ये जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। यह जो भी प्रश्न है डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है बच्चे, डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से अपने माइंड में रखेंगे, जब 14 तारीख को आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब आपको दिखेगा इसका असर क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, थोड़ा सा आप बताएं। क्या भारतीय रिजर्व बैंक करती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर वित्त विभाग, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है, कौन करती है बच्चे, आप लोग सही आंसर जरा इसका लगा दें। ठीक है,
तो याद रखें बच्चे, भारत में जो 1 रुपये का नोट है वह कौन करती है बच्चे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात किसे करते हैं हम लोग? RBI जो है यही करती है बच्चे, ठीक है। यही क्या करती है? 1 रुपये के नोट को जारी करती है। चलिए आगे हम लोग बात करें बिना देर के। तो कहता है प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आपके सामने बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? बताइए बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आप लोग बताएं, काफ़ी बार यह चीज़ पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसको क्या, कृषि है, खनन है, पशुपालन है, या फिर बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, बताएं जरा। तो याद रखेंगे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र जो है वह क्या आता है बच्चों? तो प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें क्या आते हैं बच्चों? तो प्राकृतिक चीज आते हैं। तो इसमें प्राकृतिक क्या हो गया? कृषि भी हो गया, खनन भी हो गया, पशुपालन भी हो गया। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या लग जाएगा? इसका सही आंसर डी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो कह रहा है निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बच्चों आप इसका सही आंसर लगाएं। क्या है? करेंसी नोट है, बैंक ड्राफ्ट है, सिक्के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है बच्चे। तो याद रखेंगे, साख मुद्रा का उदाहरण जो होता है बच्चे, यह क्या हो जाएगा आपका? बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिना देर के। तो कह रहा है प्रश्न नंबर 13, इसके क्या कह रहा है बच्चों? स्क्रीन पे है आपके सामने। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1900 कितना में हुई था बच्चों? तो 95 में हुई थी। 1995 में हुई थी बच्चे विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितने? क्या 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, या फिर 150 करोड़? कितना थी बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 121 करोड़। वर्तमान में अभी अगर बात की जाए तो ये बच्चे याद रखेंगे, अभी की अगर वर्तमान में बात की जाए तो लगभग इसकी आंकड़ा बढ़ गए हैं, और अभी लगभग 130 से 40 करोड़ की आंकड़ा क्या होते हैं बच्चों? अभी के समय में लगाई जा रही है भारत की, ठीक है। चलिए, कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है किसके? ISI मार्क, हॉल मार्क, इग मार्क, या फिर वुड मार्क? बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी बच्चे अच्छे खासे समझदार बच्चे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताते चलें। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। और बच्चे आप सभी से बता दें, हमारा जो आंसर है उसको आप लोग अभी चीटिंग ना करें, इसको आप लोग PDF में जब मिलेगा तब चीटिंग करेंगे। अभी आप लोग अधिक से अधिक बिना आंसर को देखे सही का प्रश्न का जवाब देते चले कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है बच्चों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हम आपको जब पढ़ाए थे तो बताए थे बच्चों, आइए पहले आप लोग इसके लिए बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यह ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया चीज़ है, आप इसका चैप्टर में जाकर देख सकते हैं विस्तार से। तो बच्चों 1954 में जो हुआ था वह क्या हुआ था बच्चों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था। चलिए आगे बात करें तो कह रहा है बच्चों 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन है बच्चों, जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों, कैसे बनते हैं? तो आप सभी बच्चों को बताया गया था जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों, कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, और प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है बच्चों? क्या वह कलपाक में है, गेगा में है, न्योरा में है, या फिर तीरापुर में है बच्चे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, तीरापुर में है बच्चों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करते चलें बच्चे। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे चाहे क्लास 10th हो या फिर 12th हो, जो भी हमारे बच्चे हैं वह अपने लक्ष्य में बेहतर से बेहतर
अच्छा से अच्छा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएं और बच्चे इस चैनल का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बस एक ही आप सभी को करना है काम, अधिक से अधिक आइकॉनिक स्टूडेंट्स को उन सभी छात्रों तक पहुंचाना है जो बोर्ड एग्ज़ाम को टफ मानते हैं, जो किसी भी कारण से वह अपनी तैयारी को गति नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं भी किसी भी कोने में हो आप, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए आगे हम लोग देखें तो मणिकरण क्या कर रहा है बच्चों, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? क्या वह पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर है? बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसका सही आंसर लगा दें, और इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश है बच्चों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। कह रहा है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? क्या वह सीमेंट उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, लौह उद्योग या फिर उर्वरक उद्योग? 2 बार दिया गया है बच्चों, तो मैं क्षमा चाहूँगा बच्चे। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है, और जो 2 बार ऑप्शन दिया गया है इसका मतलब हमारे बच्चे समझदार हैं, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी या फिर डी। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 बार दोहराया गया है, तो इतना तो समझदार बच्चे हैं ही कि जो दोहराया गया है, जो गलती हो गया वही सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? बच्चे सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है? क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव है, नागपुर रेलवे वर्कशॉप है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है या फिर अमृतसर रेलवे वर्कशॉप है? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है बच्चों, यह पूरे एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या वह हैदराबाद है, क्या वह बेंगलुरु है, पूना है या फिर अहमदाबाद है? तो बच्चे यह बेंगलुरु जो है बच्चों, यह क्या है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, बेंगलुरु को सिलिकॉन शहर भी कहा जाता है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है बच्चों? ठीक है, मुंगेर, भागलपुर, बांका या फिर बक्सर? तो याद रखेंगे बच्चों, यह अपना बिहार का ही बात किया जा रहा है, और बिहार के किस जिले में है? तो बांका जिले में है। ठीक है बच्चों, बांका जिले में है। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था बच्चे? क्या वह प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखें बच्चों, सासाराम सासाराम से कौन कौन बच्चे हैं कमेंट में जरूर बताएंगे। यह मध्य युग में क्या हुआ था बच्चों? इसका विकास हुआ था। ठीक है, सासाराम से कहा क्या हुआ था? मध्य युग में विकास हुआ था। चलिए 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, आज का अंतिम सेशन का यह प्रश्न होगा बच्चों। क्या है? अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे बच्चों? कौन थे? प्रश्न आपसे मैं पूछ दिया हूँ, और यह बहुत बार बताया गया है बच्चों। आइकॉनिक स्टूडेंट्स के सभी बच्चों को यह काफ़ी बार बताया गया है कि अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वह कोई और नहीं, वह थे सिर्फ वही थे जिनके बारे में हम सब कई बार पढ़े हैं, और वह थे बच्चों आपका कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे बच्चों। इस चीज़ को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। सेशन कैसा लगा आप सभी बच्चे एक बार जरूर कमेंट में बताएंगे। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी टॉपिक छोटा हो तो कमेंट करें। देखिए बच्चे, कमेंट कीजिएगा अधिक से अधिक, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे बच्चों को समस्या क्या है, या फिर हम कोई गलती किए हैं तो उसको कैसे बदलना है। ठीक है, तो कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और बच्चे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं कल नए सेशन में बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।